नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में बात कर रहे हैं कि भाजपा की पहली उम्मीदवारों की लिस्ट आने से जो भूचाल आ गया है, उस डैमेज कंट्रोल को पार्टी कैसे करेगी। इसके लिए कि जो बगावती सुर नजर आ रहे हैं भाजपा में, जिस तरह से लोग रो रहे हैं या फिर रिजाइन कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं अपने पद से, ये जो डैमेज कंट्रोल करने में भाजपा लगी हुई है, क्या ये डैमेज कंट्रोल होगा, इसका असर राजनीतिक क्या होगा, इस सब पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। लिस्ट आई, बगावत लाई, बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी, टिकट नहीं मिलने पर निकले आंसू। क्या बीजेपी के बागी बिगाड़े खेल। हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट के बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई है। जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने बागी तेवर अपना लिए हैं और इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में कई बड़े नाम हैं। टिकट कटी, इस्तीफों की झड़ी। हरियाणा सरकार में मंत्री रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया। हरियाणा किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर श्योराण ने भी इस्तीफा दे दिया। इनके अलावा रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा ने भी पार्टी से नाता तोड़ लिया। पूर्व मंत्री करण देव कंबोज, सतीश खोला, शशि रंजन परमार ने बीजेपी से इस्तीफा देकर नाराजगी जाहिर की है। तो रणजीत सिंह की हैसियत तो है, तो भाई आप समझो कि ठीक होगा, फैसला होगा। मुझे सम्मानजनक तरीके से कोई भी पार्टी इज्जत देगी, पर ये निश्चित है कि चुनाव मेरे जो बाहर वोटर्स आए हैं, जनता ये इनसे भी पूछ के निर्णय करें। मैं अपने पार्टी के जितने भी मेरे पास पद हैं, मैं सबसे अपना रिजाइन मैंने अपना भेज दिया है। 1-2 दिन में ये फैसला हो जाएगा और 1-2 दिन में फैसला लेकर के हम निर्णय लेंगे कि हमने आगे आगामी कार्यवाही क्या करनी। ये तो वो नेता हैं जिन्होंने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी है, लेकिन बीजेपी में बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन लिस्ट आई तो कईयों के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। पूर्व मंत्री कविता जैन की टिकट कटी तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ उठा और उन्होंने अब बगावती तेवर अपना लिए हैं। कार्यकर्ताओं को हम क्लियर कर देंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। हमें दुख इस बात का है कि हम पार्टी के समर्पित सिपाही की तरह से हम पिछले 50 साल से हम काम कर रहे हैं। एतवार के आ जाओ 10 बजे, जैसे कहोगे ऐसे करूँगा और आजीवन तुम्हारे चंदन में रहूँगा। काम जैसे आप करें या मैं तुमने करूँगा। पृथला से दीपक डागर बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। जब टिकट नहीं मिली तो फूट फूट कर रोने लगे और पार्टी पर विश्वासघात का आरोप लगा दिया। जहां बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस की लिस्ट गठबंधन और पहलवानों को एडजस्ट करने के चक्कर में लटकी हुई है। ऐसे में ये देखना होगा कि कांग्रेस का पहलवान वाला दाव और बीजेपी के बागी किस किस का खेल बिगाड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। लिस्ट आने के बाद ये जो घटनाक्रम और ये आंसुओं का सैलाब आप देख रहे हैं, तो यकीनन मुझे कहना पड़ रहा है, अपनों पर सितम, गैरों पर करम। क्योंकि दल बदलुओं और बाहरियों पर जिस तरह से मेहरबानियां दिखाई दी हैं, ऐसे में जो अपने थे भाजपा के, वो कहीं रूठ गए हैं और वो उनके आंखों से आंसुओं का सैलाब बहता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला जुड़ गए हैं सिरसा से, उनसे बात करेंगे। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, नाराजगी जताई है, उनसे बात करते हैं। रणजीत चौटाला जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? तो यही जानना चाहूंगी कि पहले तो पार्टी ने आप पर काफी मेहरबानियां की, आपको लोकसभा का टिकट भी दिया, अब ये नाराजगी क्यों अगर टिकट नहीं मिली तो? देखिए मैडम, ऐसा है, आप जो कह रहे हैं ठीक है कि मुझे लोकसभा का टिकट भी दिया, पर मैं आपसे कुछ बातें साझी करना चाहूंगा जी। मैं सबसे पुराना हाउस का मेंबर हूँ 87 में, और रघुवीर सिंह कादियान जो पहले स्पीकर हैं, हम 2 सबसे पुराने हाउस के मेंबर हैं। हुड्डा साहब
2005 में आया था विधानसभा में जी। और मनोहर लाल जी 2014 से आए हैं। मैं कई बार विधानसभा का मेंबर रह दिया, मैं 5वीं कैबिनेट में रहा हूँ, मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ। मेरे फादर जो देवीलाल पूरे जीवन राजनीति में रहे हैं। हमारे आज भी परिवार के हम 4 सदस्य हैं, मैं, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला, 4 आज भी विधानसभा में बिना किसी नेशनल पार्टी के इंडिपेंडेंट बन के हाउस में बैठे हैं। राजनीतिक परिवार है, हम राजनीति करने हैं। मैं 3 महीने पहले अपना विधानसभा से इस्तीफा देके सेक्रीफाइस करके इनके लिए आके चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, अच्छा था। अब लोकसभा के चुनाव के 3 महीने बाद मुझे टिकट नहीं दे, तब तो क्वालिफिकेशन थी लोकसभा के लिए, आज विधानसभा के लिए डिस्क्वालिफिकेशन होगी। इसका मैं क्या जवाब देता? पूरे हल्के के लोग मेरे आगे सुबह आके मुझ पे दबाव के आप चुनाव लड़े। जब टिकट नहीं दिया तो मैं तो जिन लोगों में रहा जिन्होंने मुझे पिछली बार भी मैं इंडिपेंडेंट बन के गया। जी। तो मैं उन लोगों को कैसे मना करता हूँ? राजनीतिक आदमी हूँ, इतने परिवार इतने सालों से जुड़े, मुझे उनके साथ चलना था। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा कि मैंने सेक्रीफाइस किया लोकसभा में। माफी चाहूंगी, ये सेक्रीफाइस बड़ा शब्द है। सुनने में ये आ रहा था क्योंकि मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके साथ आपकी नजदीकियां थी, इसलिए लोकसभा का टिकट आपको मिला। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं थी। आप सेक्रीफाइस वर्ड क्यों कह रहे हैं? क्या बीजेपी के पास हिसार में कोई कैंडिडेट नहीं था? सेक्रीफाइस इस करके कह रहा हूँ कि मैं विधानसभा का मेंबर था। अब मेरी बात सुनिए, सबसे पहला आदमी मैं था जो अनकंडीशनल इनके साथ गया। मैं अब भी कोई पार्टी की बुराई नहीं करना चाह रहा, पर मेरे साथ जो इनजस्टिस हुआ मैं उसकी बात कह रहा हूँ, उसमें कोई किसी का क्रिटिसिज्म नहीं है। मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे, मैं प्रधानमंत्री जी से भी 10 दिन पहले मिलकर आया, उन्हें बधाई दे के आया तीसरी बार बनने की। मेरे उनसे भी, अमित शाह जी से सबसे अच्छे रिश्ते हैं। जो देवीलाल का परिवार करके मुझे इज्जत मिल रही थी, मैं रहना भी चाह रहा था। आज भी मैंने जब मॉर्निंग इस्तीफा दिया तब मैंने ये कह के दिया कि मैं अब भी रहना चाह रहा हूँ। और जब मेरे जैसे आदमी को जो 70,000 की रैली करे, आज तक हरियाणा में कोई इतनी बड़ी सभा नहीं करता, लोगों में आधार है, आज भी मेरा जन आधार है, और मेरे जैसे आदमी का टिकट काट दे तो मैं उन्हें ये तो कहूँ कि मुझे अफसोस है, मैं राजनीति करना चाह रहा हूँ। मैं तो पिछली बार भी इंडिपेंडेंट बन गया, जिन लोगों ने बनाया मैं उसको कैसे मना करूं? मैंने उनके साथ रहना है। लेकिन सुनने में आया कि वो आपको डबवाली की सीट दे रहे थे और डबवाली के लिए आपने इनकार कर दिया, आप रानियां ही लड़ना चाहते हैं। नहीं, मैं मेरी सीट पे लड़ूं, मैं दूसरी जगह क्यों जाऊं? मैं इसका एक आपसे कह रहा हूं, हमारे चौधरी बंसीलाल हैं, वो तोशाम से लड़े, पूरे जीवन उनकी आज भी असेंबली सीट वही है। प्रकाश सिंह बादल गिदड़वा लड़े, उनकी वो सीट रही। भजन लाल जी आदमपुर लड़े, उन्हें कोई भी आदमी जहां एक परिवार की तरह हो जाता है जो असेंबली हल्का, उसको नहीं छोड़ना चाहता। मैं मेरा हल्का कैसे छोड़ूं जहां लोगों ने पिछली बार सबकी जमानतें जब्त कराई, मुझे अकेले को 20,000 वोटों से जिता के भेजा, सब पार्टी की जमानत जब्त, मैं उनको कैसे छोड़ दूं? क्या लोकसभा में जाना और हिसार से जाके लड़ना, आप इसको गलत डिसीजन मानते हैं? नहीं, लोकसभा का चुनाव मेरा बहुत अच्छा लड़ा गया, 5,10,000 वोट मुझे आए, बहुत अच्छा वोट है। मैं केवल 30,000 वोट मुझे मिलते हुए जीत रहा था। मेरे परिवार के 2 बच्चे खड़े हो गए, जब जो देवीलाल फैमिली के 3 बच्चे खड़े हैं तो पहला तो उसे सेटबैक लगा, वो 22,000 वोट आए, पर मेरा नुकसान हुआ, मुझे 30,000 वोट चाहिए थे। लेकिन इस बार भी तो रानिया में चौधरी साहब यही आ रहा है कि अर्जुन चौटाला खड़े हो रहे हैं। आपने सवाल पूछा, मैं उसका रिप्लाई करूं, फिर आप अगला सवाल पूछे। इतने 3 पूछे, मैं रिप्लाई करूंगा। उसके बाद जिन लोगों ने, मैंने लिख के दिया, और मैंने मनोहर लाल जी को सबको कहा, मैंने अरुण जी से भी कहा, मैंने नड्डा साहब से भी कहा, जिन लोगों ने, कुलदीप बिश्नोई, आपका कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराला और रणबीर गंगवा ने मेरा डट के विरोध करा चुनाव में। मैंने ये कहा, ये चुनाव में इनको टिकटें मिली है, रणजीत सिंह को बाहर कर दे, तो मुझे, मैं कैसे इस बात को अब मैं हजम करूं? जी, यानी कि आप ये मानते हैं कि आपके साथ भीतर घात हुआ? तब मेरे साथ नहीं, ये बड़ोली साहब ने भी बयान दिया था, उन्होंने भी यही कहा था। हाँ। और जिन्होंने भीतर घात किया वो फिर बैठे, फिर कल ये फिर करें, तो मैं ऐसे कैसे करूं? मैं राजनीतिक आदमी हूं। मैं तो 1987 में जब हरियाणा विधानसभा में जो देवीलाल के साथ बीजेपी एक अलायंस में पार्टी थी, बीजेपी तो 2014 में 4 से 47 आई, वो मोदी साहब की आवाज थी, नरेंद्र मोदी करके वोट।
तो अभी जब आप डबवाली की बात कर रहे हैं, यहाँ से भी तो अर्जुन चौटाला उतर रहे हैं मैदान में। आपने कहा कि वहां पर एक ही परिवार के लोग आ गए तो दिक्कत होगी, तो क्या यहाँ आपको लगता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और फिर अर्जुन चौटाला लड़ेंगे तो अब परेशानी नहीं होगी, या आप मन बना चुके हैं कि मुझे चुनाव लड़ना ही है, और फिर अपने लिए आप क्या चुनौती देखते हैं? रंजीत चौटाला जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि रंजीत चौटाला हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की तकलीफ है कि उनकी टिकट काटी गई। बीजेपी की पहली लिस्ट में दल बदलू कौन है वो भी आपको बता दें। बीजेपी की पहली लिस्ट में दल बदलू देवेंद्र बबली, निखिल मदान, भव्य बिश्नोई, श्रुति चौधरी, रामकुमार गौतम, पवन कुमार, शक्ति रानी शर्मा, श्याम सिंह राणा और संजय कबलाना। इन बाहरियों पर ज्यादा भरोसा पार्टी ने दिखाया और इसीलिए जो अपनों का रूठना और बगावती सुर हम देख रहे हैं कि किस तरह से बगावती सुर में अपने ही पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। इसी बीच आपको बता दें कि इन 9 विधायकों का कटा है टिकट। रंजीत चौटाला रानिया से, लक्ष्मण नापा रतिया से, नरेंद्र गुप्ता फरीदाबाद से, दीपक मंगला पलवल से, सुधीर सिंगला गुरुग्राम से, बिशंबर वाल्मीकि बवानीखेड़ा से, सीताराम यादव अटेली से और संदीप सिंह पेहोवा से, संजय सिंह सोहना से। इन विधायकों का टिकट कट चुका है। चलिए एक बार फिर से रंजीत चौटाला जी से बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रंजीत चौटाला जी, अब आगे आप अपने लिए क्या चैलेंज देखते हैं? मेरा यही सवाल था कि आप मन बना चुके हैं कि रानिया से मुझे चुनाव लड़ना है। देखिए मैडम, पिछले चुनाव को मैं रिजल्ट देखूं तो मैं 20,000 पे जीता था। जितनी मेरे पास सामने कांग्रेस, बीजेपी, INLD सबकी जमानतें जब्त थी और मैं बहुत बड़े मार्जिन से 20,000 से ज्यादा वोटों से जीता था। उसके बाद 5 साल में पूरे 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं पहला विधायक हूँ जो हमेशा 24 घंटे अवेलेबल हूँ। 24 घंटे फोन उठाता हूँ, लोगों में जाता हूँ और कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसमें मैं महीने में एक बार नहीं पहुंचा। हर एक के सुख दुख में शामिल होता हूँ और मेरे पास 40 साल की टीम लगी हुई है। मुझे इतना भरोसा है कि मेरी टीम ही कुछ चुनाव लड़ती है और मुझे ये है कि मैं पहले से भी बड़े अंतर से जीतूंगा। लेकिन जो समीकरण बने हुए हैं और जिस तरह से बहुत से लोग अब जो भाजपा के साथ थे वो बगावती सुर में हैं, इससे आप क्या देखते हैं? किस तरह से इस टिकट बंटवारे को आप देखते हैं? देखिए मैं तो अपनी बात कहूंगा। अब जो टिकट बांटे नहीं बांटे ये पार्टी हाईकमांड का है। मैं बीजेपी में मोदी साहब से, अमित शाह जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। मैं अब मुझे भी संकोच है कि जिस पार्टी में मैं एजेंडा हूँ आज मैं उसको अगर क्रिटिसाइज करूँ तो मुझे अपने आप को भी मन पे संतुष्टि सी नहीं मिलती। हालात और समय ऐसे हो गए कि मैं राजनीतिक आदमी समय रह नहीं सकता था। 3 महीने पहले मैंने विधानसभा छोड़ के इनके साथ लोकसभा का चुनाव लड़ दिया। मैं ये था कि आज तुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं तो कल को, और मुझे सोचा ही नहीं था कि मेरा चुनना है राजनीतिक आदमी अपनी चुनाव की राजनीति कैसे बंद करूं। 3 महीने पहले मुझे अवार्ड मिला, राष्ट्रपति से मैं सम्मानित हुआ। मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस है पूरी कैबिनेट में। जेल में भी आपको याद होगा एक हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पंजाब की जेलों में बड़े मोबाइल मिलते हैं। पंजाब की जेलें जो है वो जो हार्ड क्रिमिनल है उनका वो सरगना बना हुआ है। आप हरियाणा से सीखो कि हरियाणा में जेलें कैसी है। हमारी जेलें आज पूरे देश में 1 नंबर पे है और मैंने दोनों मेरे मंत्रालय बहुत बढ़िया चलाए। पब्लिक में सबसे बड़ा जनाधार मेरा। जब भी रैली करनी थी शिक्षा में सबसे बड़ी रैली रणजीत सिंह के जुम्मे लगी। अमित शाह जी मेरे साहब क्या कह के आपको टिकट से इनकार किया गया? क्या पैरामीटर्स देखे गए? कुछ आइडिया है आपको? मैं नहीं जानता। हमारे सर्वे सर्वा मनोहर लाल जी हैं, उनकी जानकारी होगी, आप उनसे पूछें क्या हुआ। उन्हें आपकी बात नहीं हुई मनोहर लाल जी से? आप नहीं, मुझे रात उनका फोन आया, खाली मुझे ये बताया गया उन्होंने कि हम आपको कहीं और एडजस्ट करेंगे। इस वक्त हमें वहाँ एक किसी को
काल समीकरण से किसी को एडजस्ट करना है तो आपको हम कहीं और एडजस्ट करेंगे, और आप जरा इत्मीनान रखें। मैं कहने का मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं तो अपना फैसला करूंगा, मैं नहीं इंतजार करता। और मैंने फिर अपना फैसला कर लिया। अब 8 सितंबर को मेरा रोड शो है, मैं चुनाव लड़ूंगा 100%। मैं रात भी उन्हें कहा, आज भी यही कह रहा हूँ। और मैंने इस्तीफा देने से पहले भी सीएम से फोन करा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरी आपसे कोई पर्सनल नाराजगी नहीं, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं राजनीति में रहूंगा, मैं घर नहीं बैठ सकता। ये कह कि मैंने इस्तीफा दिया। मैं ना झूठ बोलता, ना गलत बातें करता, ना किसी पे कटाक्ष करता। मैं बड़ा साफ आदमी हूँ। मुझे जीवन में इसी बात का लोगों ने दिया है कि मैं एक बड़ा साफ स्पष्ट आदमी हूँ। चलिए, बेहद शुक्रिया रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने आज भाजपा से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया है, इस वजह से ये राजनीतिक इंसान है और इन्हें अपनी राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाना है और रानिया से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल ये जो समीकरण, एक जो इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि इन्हें फोन आया था और इन्हें कहा गया कि यहाँ किसी और को एडजस्ट करना है, आपको कहीं और एडजस्ट करेंगे। ये जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स हैं राजनीति में, यही कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ती भी हैं और बनाती भी हैं। ऐसे बहुत से चेहरे आज आपने देखे जो आंसुओं में डूबे हुए थे और जिन्होंने खुलकर अपनी मन की भड़ास निकाली। इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से बगावती सुर दिख रहे हैं और कई लोगों ने पार्टी को अलविदा भी कह दिया है। इस लिस्ट में कई जातीय समीकरण भी साधे गए हैं और 23 सीटें अभी भी होल्ड हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। अनिल आर्या हैं वरिष्ठ पत्रकार, भूपेंद्र जी हैं भाजपा से प्रवक्ता और सुनील कटारिया हैं कांग्रेस से। इसी बीच जीएल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीएल शर्मा ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया। जीएल शर्मा, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि भाजपा में रहने के बाद अचानक ये बगावत क्यों? जीएल शर्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, दोबारा से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनके पास चलते हैं। अनिल आर्या, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है जी। अनिल जी, जो पहली लिस्ट आने के बाद जिस तरह से कुछ लोगों ने पार्टी को अलविदा कहा, जो बगावत आप देख रहे हैं, क्या कहना है इस पर? लेकिन नवजोत, जब भी किसी भी पार्टी की लिस्ट आती है, जिनको टिकट दी जाती है और जो बरसों से उम्मीद कर रहे होते हैं, तो उनको टिकट नहीं मिलती तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है और वो कई बार तो आवेश में आके पार्टी छोड़ जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जनाधार होता है और उस बूते उनको लगता है कि टिकट का राइट उन्हीं का था। पार्टी अपने ढंग से सोचती है, कैंडिडेट अपने ढंग से सोचता है, इस वजह से इस्तीफे होते हैं। अभी बीजेपी के इस्तीफे हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। मुझे लगता है जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो वहां भी यही सब होगा, भगदड़ वहां भी देखेंगे। बिल्कुल। आप पहले जेजेपी को देखा आपने, जेजेपी से टूट के लोग भाजपा में आए, अब भाजपा से कहीं और जाएंगे, तो ये चलता रहेगा। असल मुद्दा इस बात पे है कि जो पार्टी टिकट बांटती है, वो सर्वे कराती है, पैनल बनाती है, वो किस आधार पर सर्वे बनते हैं, किस आधार पर पैनल बनते हैं, किस आधार पर टिकट दी जाती है। वहां लोग जो बड़े नेता हैं वो अपनी अपनी गोटियां फिट करते हैं, अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने की कोशिश करते हैं। उसमें कौन हावी रहा, कौन कमजोर रहा, ये तमाम चीजें भी काम आती हैं। साथ ही जातीय समीकरण की बात आप कर रहे थे अभी, अब इस बार 67 सीटों में हाँ, बिल्कुल। हाँ, कुछ आंकड़े हैं। ओबीसी 16, जाट 13, एससी 13, ब्राह्मण 9, पंजाबी 8, वैश्य 5, राजपूत 2 और सिख 1। इस तरह से हाँ जातीय समीकरण है जो निकल कर आया है। तो वही जातीय समीकरणों की जो बात आप कर रहे हैं, जो बता रहे हैं टिकट्स, आप ये देखिए कि पिछली बार टिकटें जो बांटी गई थी, किन किन जातियों को कौन कितनी टिकटें दी गई, इस बार कितनी टिकटें दी गई है, ये तमाम चीजें हैं जो काउंट करती हैं। भले ही तमाम सियासत जो करने वाले लोग हैं, पार्टी हैं, बाकी लोग हैं, ये भले ही कितना कहें कि जाति आधारित चुनाव नहीं होता, हम जातियों की बात नहीं करते, लेकिन हकीकत यही है कि जब भी टिकट दी जाती है तो जातीय समीकरण को पूरा ध्यान में रखा जाता है। और उस जातीय समीकरण के चलते कई बार लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जी अनिल आर्य, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ निकल के आई है वो ये है कि जिस तरह से बाहरी लोग जो आए हैं उन पे एकदम से ज्यादा भरोसा दिखाया गया, दल बदलुओं को ज्यादा तरजीह दी गई और जो अपने हैं उनको नकारा गया। जो कविता जैन है या बाकी के लोग हैं,
जो कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमारे में क्या कमी थी, हमें क्यों प्रेफरेंस नहीं दी गई। नवजोत, जो आप बात कर रहे हैं कि 9 लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी से पार्टी में शामिल हुए हैं, बिल्कुल उनमें से टिकट दे दी गई। लेकिन इससे आप पहले देखिए लोकसभा में क्या हुआ। लोकसभा में श्रुति चौधरी, करण चौधरी को, जो जुम्मन कुछ दिन पहले पार्टी में शामिल हुई, उसको राज्यसभा भेज दिया। उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दे दिया। रंजीत चौटाला को आपने आधे घंटे पहले पार्टी में शामिल किया और टिकट दे दी, अब वो छोड़ गए। जबकि आपके पास उनसे सीनियर व्यक्ति और आपकी पार्टी और अभी आपको रोक रही हूँ, अभी रंजीत चौटाला हमारे साथ जुड़े थे इस कार्यक्रम में और उन्होंने कहा कि मैंने सैक्रिफाइस किया इनके लिए, लोकसभा हिसार में जाकर मैंने लोकसभा कंटेस्ट की, मैंने सैक्रिफाइस किया। इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम पहले भाजपा प्रवक्ता से लें। सुनील कटारिया क्या कहना चाहेंगे, फिर जीएल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। सुनील बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज टीचर्स डे है, तो मेरी पार्टी और मेरे परिवार सबकी तरफ से सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, अपनी समस्त पार्टी परिवार की तरफ से, कांग्रेस परिवार की तरफ से। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा क्राइसिस देखने में आया है, 1000 से ज्यादा पिछले 20 घंटों में 1000 से ज्यादा जो है इस्तीफे आ चुके हैं, जिसमें इनके मंत्री, पूर्व इनके एमएलए, इनके अनेक पदाधिकारी, सुनील जी, बहुत सारे आपकी टिकट आ जाए तो कांग्रेस की आ जाए, उसके बाद वहां भी इस तरह का सीन हो सकता है। देखिए, हो सकता है, हाँ, कोई दो राय तो नहीं है। आप ये मत कहिए कि ये सिर्फ भाजपा में हो रहा है। कांग्रेस की टिकट लिस्ट आने के बाद भगदड़ वहां भी देखी जाएगी, सूरत-ए-हाल वहां भी ये होगा। कंप्लीट करने दीजिए नवजोत जी, उसके बाद जी कहिए सुनील जी, कहिए, भूपेंद्र जी के पास चलेंगे फिर। जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पार्टी जो है देशभक्ति का दावा करने वाली पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली पार्टी, और ये लोग कहते हैं कि मां भारती को परम वैभव पे ले जाना है। 1000 से ज्यादा इस्तीफे इस पार्टी ने दिए हैं और अनेक पदाधिकारी, आप देखिए सोनीपत में कविता जैन रो रही है और वो कह रही है कि जब सिर्फ 4 पार्टी के पदाधिकारी थे, उस समय भी वो पार्टी को सींचने का काम कर रही थी। और सोशल मीडिया के माध्यम से एक आदमी इसमें बोल रहा था कि 25 करोड़ रुपए की इन्होंने टिकट बेची है। ये मेरा दावा नहीं है। सुनील जी रुक जाइए। हो सकता है कि आपकी पार्टी की लिस्ट आने के बाद इसी तरह से आंसुओं का सैलाब वहां भी देखा जाए, आरोप वहां भी लगे, तो अभी रुक जाइए। भूपेंद्र जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस्तीफे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, अपने पैनलिस्ट साथी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी की 67 लोगों की लिस्ट आ गई। कांग्रेस में तो हिम्मत ही नहीं है कि वो अपनी लिस्ट जारी करे। बात तो इतना, पहले पार्टी प्रत्याशियों की मैं बात ना करूं, जो इनके सीनियर लीडर हैं उन्हीं में किस तरह से लठ बजा हुआ है। वही पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं और इसीलिए डर के मारे ये लिस्ट जारी नहीं कर रहे। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है। 1000 आदमी अगर पार्टी छोड़ के गए, मैं कहता हूँ एक भी आदमी पार्टी छोड़ के जाता है तो हमें दुख होता है, लेकिन कोई स्वार्थ की वजह से अगर पार्टी छोड़ता है, देखिए सर्वे भी होता है और लोगों की राय भी ली जाती है। हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी भी हमने राय ली सभी डिस्ट्रिक्ट में जा करके, और जो मेरिट पर, जो सर्वे में मेरिट पर जो लोग आए और उनको हमने टिकट देने का काम। नहीं, एक सवाल है भूपेंद्र जी, जो अभी पार्टी में आए दूसरी पार्टियों से, जो दल बदलू हैं, उन पे ज्यादा भरोसा पार्टी ने जताया और अपने जो लोग थे उनका सर्वे बिल्कुल नील आया, आपका ये कहना है, जो बाहर से आए हैं, जो बाहरी हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूं, जो आदमी पार्टी में शामिल हो गया, या तो उसको आप शामिल ही ना करो। जो पार्टी में शामिल हो गया तो वह घर का आदमी हो गया। शामिल होने के बाद उसको बाहरी नहीं कहा जा सकता। ये अलग बात है कि कोई 1 साल पहले आया, कोई 6 महीने पहले आया, कोई 2 साल और कोई 1 दिन पहले आया और टिकट ले गया, और कार्यकर्ता सालों साल काम करते रहे। मैं ये कहता हूँ, जो आदमी पार्टी में शामिल हो गया
शामिल होने के बाद पार्टी का आदमी हो गया, उसको बारीक कहना भी गलत है। चलिए ठीक है भूपेंद्र जी, रुक जाइए। ये भी आपके अपनेपन की एक नई परिभाषा है जो गढ़ रहे हैं। जीएल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपके अपने थे, उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। जीएल शर्मा जी। जी बहन जी नमस्ते। जी नमस्कार। जीएल शर्मा जी, यहाँ पर भूपेंद्र जी हैं, भाजपा प्रवक्ता, कहते हैं कि एक दिन पहले भी कोई आया वो हमारा अपना हो गया, भले ही सालों से हमारे जो अपने रहे उन्होंने अगर छोड़ दिया इस बात पर, क्योंकि राजनीति है। क्या कहना है आपका? आप पार्टी छोड़ रहे हैं, किस बात की नाराजगी? भूपेंद्र जी को जो ये परिभाषा नई भूपेंद्र जी ने दी है उसके लिए उनको साधुवाद और धन्यवाद ही करना चाहिए। परिभाषा बदलती रहती है राजनीतिक क्षेत्र में, तो मैं तो यही कहूंगा कि नई परिभाषा इन्होंने एक और कर दी है, यही कहना चाहूंगा। अब आपको पता ही है बहन जी, जो कार्यकर्ता वर्षों वर्ष तक काम करता है, जो कार्यकर्ता रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये जो मतलब समर्पित है, निष्ठावान है, ईमानदार है, चरित्रवान है, हाँ, और पार्टी में डिजर्व करता है, तो उसके बजाय अब 2014 में हमने टिकट मांगा, बहुत अच्छा दावेदार था, उमेश अग्रवाल जी को दिया हमने, पार्टी को ओबे किया, संगठन के निर्देश को माना और उनको जिताने किया। 2019 में तो मैं और उमेश दो ही दावेदार थे, तीसरे को उठा के सुधीर सिंगला जी को दे दिया। उनके पिताजी बड़े नेता थे, उस नाते उनको दे दिया। संगठन ने, पार्टी ने आदेश दिया नहीं भाई कुछ भी करो, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, मैं गांव लग रहा था उस वक्त, पार्टी की तरफ से बुला के कहा कि ये सीट डाउन जा रही है और आप इसको संभालें, 10 दिन यहीं रहे, उसको भी निकालने का काम किया। अब की बार भी अच्छे मजबूत दावेदारों में होते हुए भी तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जो पार्टी ने जो टिकटें बांटी है ना, और खासतौर से विशेष रूप से साउथ हरियाणा में जी, साउथ हरियाणा में आप मजबूत मान लिया कि जिसको टिकट देंगे वो ही पार हो जाएगा। हाँ। और बजाय पार्टी के नेताओं ने टिकट बांटने के, होता यह है कि संगठन टिकट बांटता है जी, परिवार से नाम आते हैं, उसके बजाय हमको तो व्यक्तिवाद से छोड़ के संगठन की राजनीति सिखा दी। हाँ। और जब टिकट बटी तो दबाव में, नेताओं के दबाव में टिकटें बटी है, पार्टी ने नहीं बांटी। हाँ। नेताओं ने बांटी तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, वही जिताएंगे। तो पार्टी संगठन का जो कार्यकर्ता है, हाँ, जो सालों साल काम करता है, जो ये मानता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरे परिश्रम का भी फल मिलेगा, हाँ, और वो ना मिले तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। और उन्होंने कहा कि कई बार पार्टी भी या संगठन भी गलती कर दे तो ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को अधिकार है कि वो उस गलत निर्णय को सही करने का काम करें। तो यानी कि आपका ये कहना है जीएल शर्मा, आपने कहा कि संगठन ने टिकटें नहीं बांटी, ये व्यक्ति विशेषों का जो है प्रभाव रहा है टिकट बंटवारे में? निसंदेह दबाव रहा है, दबाव के कारण टिकटें बटी है। जो लोग, अब ये हमारे प्रवक्ता जो भाजपा के हैं भूपेंद्र जी, ये क्या करें मुझे नहीं पता, पर इनको ये शायद ये नहीं पता कि जो साउथ हरियाणा में टिकटें बची हैं, मतलब उन लोगों को दी गई है जिन्होंने 2014 में टिकट ना मिलने पर पार्टी के बड़े नेताओं को, वो वीडियो ऑडियो पूरी जगह वायरल हुआ, बड़े नेताओं को के ऊपर मतलब गंभीर आरोप लगाए और वो ऑडियो वीडियो वायरल हुई। और फिर पार्टी से बगावत करके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, बुरी तरह से हारे, और उनको उठा के गुड़गांव में टिकट, इस बात की ईमानदारी की मतलब उनको दे दी टिकट कि उन्होंने पार्टी को ठोका था जी। और जो एक व्यक्ति ऐसा था कि 2014 में संगठन के पार्टी के निर्देश का पालन किया, 19 में पालन किया, तो उसको टिकट ना देना, ये कारण क्या है? ब्राह्मणों की अगर बात करते तो ब्राह्मणों में बड़ा नेता वहां मौजूद था, पार्टी के पास था, पार्टी के कई दायित्व मेरे पास थे, वो नहीं सोचा गया। तो इसका मतलब एक नेता का दबाव काम आ गया, उन्होंने जो कहा वहां टिकटें दे दी, तो अब जिम्मेदारी भी उसकी, पार्टी का कार्यकर्ता तो पार्टी छोड़ चुका, अब आगे भी छोड़ देंगे। साउथ हरियाणा में बड़ा विस्फोट आप देखने को मिलेगा।
ओके, बेहद शुक्रिया जीएल शर्मा अब अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर। तो अनिल आर्य, आपने देखा कि किस तरह से दिल का गुबार और दुख और तकलीफ जो है वो जीएल शर्मा के शब्दों से झलक रही थी और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि व्यक्ति विशेष के दबाव में दक्षिण हरियाणा में टिकटें बांटी गई हैं, जिसका खमियाजा पार्टी को आने वाले वक्त में उठाना पड़ेगा। आपका क्विक रिस्पांस, फिर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नवजोत, मैं शर्मा जी की बात को ऐसे कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर शर्मा जी ने पिछले 10 साल के अंदर जब से पार्टी में शामिल हुए हैं, भाजपा के लिए भी और भाजपा के प्रत्येक संगठन के लिए भी काफी काम किया है। चाहे वो प्रदेश में कार्यालय बना रहे हो, चाहे पार्टी को खड़ा करना रहा, वो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। जिन नेता की बात कर रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह की बात को कर रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह के दबाव में दक्षिण हरियाणा में टिकट दी गई है। लेकिन ये बात उसी ढंग से है कि चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे वो कोई दूसरे पार्टी के नेता हो, अपने अपने क्षेत्र में जो क्षेत्र छत्रप होते हैं उनके दबाव में पार्टी टिकट देती है। जीएल शर्मा जी के साथ और राव साहब का जो आंकड़ा था वो 36 का आंकड़ा तब से है, 2014 से ही है। टिकट मांग रहे थे नहीं थी। हाँ। और इस वजह से नाम खुल के जीएल शर्मा जी नहीं लिया, तो खुल के बता रहा हूँ इस बात को। और मुझे ये भी मेरे सूत्रों ने बताया था कि जब ये पार्टी की मीटिंग चल रही थी टिकट के लिए, जब टिकट के लिए मीटिंग चल रही थी, वहां जीएल शर्मा जी का नाम आया था। वहां राव इंद्रजीत सिंह ने वीटो लगाया था कि अगर जीएल शर्मा जी के बारे में कोई बात करनी है तो मैं गुड़गांव के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। यहां तक बात हुई है, इस बात में कोई छुपाव नहीं है। और जिन व्यक्ति को टिकट दी गई है, ये बात भी सच है जो जीएल शर्मा कह रहे थे कि 2014 में उनको टिकट नहीं दी गई थी। लेकिन एक बात और भी नवजोत से समझनी होगी, चाहे वो मुकेश शर्मा हो या कोई दूसरे व्यक्ति। चलिए बड़े किसी व्यक्ति की बात ना करके बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। पा रहा हूँ। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति पार्टी में आ रहा है या जा रहा है, हाँ, वो अलग इशू है। और पार्टी की टिकट व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं देना वो एक अलग इशू है। दूसरी बात, श्रुति चौधरी या करण चौधरी या जो रंजीत चौटाला या जो अशोक तंवर, ये तमाम लोग वो हैं जो जी भर के पार्टी के नेताओं को गालियां देते रहे। नहीं, और पार्टी में शामिल होने के बाद खास तौर पे अभी जो आए हुए अनूप धानक, देवेंद्र बबली पार्टी में होता है। हाँ। लेकिन किसी व्यक्ति के दबाव में टिकट काटने का जो मसला है, मुझे लगता है कि गुड़गांव ही नहीं हुआ है, ये और भी कई जगह हुआ है और अभी और होगा। आप देखिए कई टिकट बाकी हैं और जब कांग्रेस का आएगा वहीं पता चलेगा कि अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो गया तो वो 5, 7, 8 जो सीट छोड़ी जाएंगी, वहां का कार्यकर्ता क्या होगा। बिल्कुल। फिर जहां 15 होना चाहते हैं। आपको रोक रही हूँ अनिल आर्य, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो भाजपा में हो रहा है, जो बगावती सुर पहली लिस्ट आने के बाद भाजपा में देखने को मिल रहे हैं, यही भगदड़, यही बगावती सुर कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद वहां भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये राजनीति का हिस्सा है। और चुनावी मौसम में बहुत से लोग ये आस लगाए रखते हैं कि हमें अपने अगर राजनीतिक अस्तित्व को जिंदा रखना है तो हमें चुनाव लड़ना है, और टिकटों की आस में लगातार वो लॉबिंग करते हैं। और ऐसे में जब टिकट नहीं मिलती तब फिर इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये राजनीतिक समीकरण पर किस तरह का प्रभाव डालेगा, भाजपा के लिए कितना नुकसानदेह और कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदेह होगा और फायदा किसका, इस पर चर्चा करेंगे। आपको ये भी बता दें कि जो पहली लिस्ट आई है उसमें 67 नाम जो हैं, सीटें अनाउंस की गई हैं। 23 सीटों पर अभी भी टिकट होल्ड किया गया है। तो वो 23 सीटें कौन सी हैं? नारायणगढ़, पुंडरी, असंध, गन्नौर, राई, बड़ौदा, जुलाना, नरवाना, डबवाली, सिरसा, एलनाबाद, रोहतक, महेंद्रगढ़, नारनौल, बावल, पटौदी, नूह, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना, हथीन, होडल, फरीदाबाद, एनआईटी और बड़खल। ये 23 सीटें हैं जिनको अभी होल्ड किया गया है, इनको अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, इन पर अभी भी मंथन चल रहा है। हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनके पास चलेंगे। अनिल आर्य, इनमें से जो इंपॉर्टेंट सीट्स हैं जो अभी गुड़गांव की रोकी गई हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें बावल, पटौदी या फिर फरीदाबाद, बड़कल, हथीन, होडल, फरीदाबाद, एनआईटी, इसको लेकर भी कई तरह की खबरें हैं कि यहां भी कुछ बदलाव देखा जा सकता है। क्या कहना है आपने, जल्दी से?
देखिए, जो टिकटें रोकी गई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट टिकट सब महेंद्रगढ़ की है। हाँ। जहाँ प्रोफेसर रामविलास शर्मा हाँ। जब अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में 47 सीट भाजपा की आई थी और पहली बार सरकार बनी थी। हाँ। इस बार उनको टिकट अभी रोक दी गई है महेंद्रगढ़ से। चर्चा यह है कि महेंद्रगढ़ और नारनौल शायद दो में से कोई टिकट देने की बात तो उनको या उनकी बेटी को। 4 टिकटें जो रोकी गई हैं अहिवाल क्षेत्र की, 2 वहां की और एक बावल और एक पटौदी, ये इस क्षेत्र की हैं। और मेवात की 3 सीटें रोकी गई। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेवात की 3 सीट क्यों रोक दी गई। 3 जो पलवल में है वो मेवात में है, ये सीटें रोकी गई हैं। इन सीटों पर होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि बगावत हो जाएगी या कोई और कैंडिडेट आ जाएगा। कैंडिडेट भी लिमिटेड वहां पर है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद भाजपा इस बार ऐसा कुछ कर रही है मेवात की सीटों को खासकर, कि वहां अपने हिंदू कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारे। उनको ऐसा महसूस होता है कि मेव उनको वोट नहीं देता, लोकसभा में देख लिया, तो क्यों ना अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको ही बढ़ावा दिया जाए। ऐसी चर्चाएं पार्टी के अंदर है, लेकिन मेरा मानना है वहां ऐसा है, चौधरी जाकिर हुसैन है, बहुत पुराने नेता हैं, उनको टिकट देनी चाहिए। तो अलग अलग इश्यूज हैं। चाहिए में हम नहीं चलते हैं, क्योंकि चाहिए और नहीं चाहिए वो पार्टी को डिसाइड करना है। जैसे रामविलास शर्मा का नाम ले, नहीं जी, जैसे रामविलास शर्मा है, बड़े कद के नेता है। हाँ। जो बड़े कद के नेता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया, वो आपका अपना एक आपका एक निजी व्यू है। भूपेंद्र जी, क्या कहना है आपका? 23 सीटें जो अभी भी रोकी गई हैं, उन पर मंथन जारी है, और ये जो डैमेज कंट्रोल है इसको पार्टी कैसे करेगी? ये जो बगावती लोग हैं, हालांकि विप्लव देव का एक बयान आया था और विप्लव देव ने कहा कि सभी को टिकट नहीं दी जा सकती है एंड रूठों को मनाने की कवायद जारी है। भूपेंद्र जी, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी पार्टी ने, बड़ी पार्टी जो है, हमने पहले 70 सीटों की लिस्ट जारी कर दी और बाकी सीटों पे मंथन हो रहा है। सारी चीजें देखी जाती है। और एक भाई ने कहा कि ये किसी के दबाव में आ गए। हमारे यहाँ कोई मठाधीश नहीं है, हमारे यहाँ तो सारे एमपी, सारे नेता हैं, सब मिलजुल के सलाह करके दबाव में आके सीट दी गई है। राव नरबीर सिंह ने दबाव में आके धमकी दे के आपसे सीट ली है, दबाव में आके धमकी दे के आपसे सीट ली है। और उन्होंने जिस तरीके से, जिस सलीके से हमारे गृह मंत्री जी के सामने बैठ के, जब इनको समय मिले तब ये बोले। चलिए भूपेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन ये बात तो है कि राव नरबीर ने खुले मन से ये चुनौती दी थी और उसके बाद उनको आश्वासन दे दिया गया। हाँ, नहीं, राव नरबीर हमारे 2014 में भी चुनाव जीत के आए थे, मंत्री रहे। तो फिर अगर ऐसी बात थी तो फिर उन्हें कहना ही नहीं चाहिए, उन्हें इतनी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि वो खुले मन से इस तरह से चुनौती देते। तो दबाव की राजनीति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भूपेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लीडर हैं, सबसे सलाह मशवरा करके स्क्रीनिंग कमेटी जो मेरिट के लोग होते हैं उनको टिकट देने का काम करती है। हमारे यहाँ मठाधीश नहीं है। कांग्रेस अरे भूपेंद्र उनका चाहता है कि 90 के 90 सीट उनको मिले और बाकी पार्टी के लोग तो भाग में जाए। अरे भैया, देवेंद्र बबली आपकी कौन सी लिस्ट में था? सर्वे की लिस्ट में था, पैनल की लिस्ट में था, किस लिस्ट में था देवेंद्र बबली? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राव नरबीर भी हमारे मिनिस्टर है, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। अगर उनसे सलाह करके कोई टिकट दी जाए, इसमें क्या दिक्कत है? क्या भूपेंद्र हुड्डा की तरह हमारे भी एक ही आदमी लेके बैठ जाए कि मैं किसी की सलाह नहीं लूंगा और सब मेरे आदमी को टिकट मिलना चाहिए? क्या ये उचित है? क्या डेमोक्रेसी में ये उचित है कि एक मठाधीश हो जाए और उसी के कहने से सारी टिकट मिले? भूपेंद्र जी, मैंने सुनील कटारिया को भी कहा था अपनी पार्टी की बात कर लें, आप भी अपनी पार्टी की बात कर लें, क्योंकि दबाव की राजनीति तो यहाँ भी देखी गई है, इसे इनकार नहीं कर सकते। और अनिल आर्या ने देवेंद्र बबली का भी सुनील सावंत, देवेंद्र बबली, अनूप धानक देवेंद्र बबली ने तो 4.5 साल तक हमारी सरकार में हमारे वो तो दुष्यंत चौटाला ने भी किया आपके साथ। तो वो नहीं भाग गया तो भाग गया, हमने नहीं भगाया उसको। हमने कहा भगाया? वो छोड़ के चले गए तो चले गए। इसका कोई मतलब नहीं। सुनील सावंत, अनूप धानक, देवेंद्र बबली की कोशिश, आप सुनने की कोशिश तो करिए। जब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने तो वो तो पहले छोड़ के भाग गए, हमने नहीं भगाया। हम किसी को नहीं भगाते, हमारा तो संगठन सबसे बड़ा है। हम तो पार्टी में जो आदमी आता है जोड़ते हैं उसको। हमने तो बड़ी पार्टी बनानी है, जैसा भी हो, सबको लठ मारे, पहले तवर भगा दिया और फिर क्या है इसको
श्रुति की टिकट काट के मठाधीश का काम नहीं किया भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी तो भूपेंद्र जी ये कोई जवाब नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, शायद आप मुद्दे पर आना नहीं चाहते। सुनील कटारिया, आपके फाइनल कमेंट्स, वक्त की कमी है मेरे पास। जी नवजोत जी, हाँ नवजोत जी, कहिए सुनील इनको रोकने गहलोत साहब को। भूपेंद्र जी रुक जाइए, दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। जी 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 नवजोत जी देखिए, कहिए नवजोत जी देखिए, सबसे पहले तो इनके संगठन के मुखिया ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, लड़वाऊंगा। उसके बाद जिनके मुख्यमंत्री के चेहरे, अब रुकिए गहलोत साहब, अब रुकिए, अब सुनिए, अब आपकी पार्टी के हालात सुनिए। आपकी पार्टी जिस मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, पिछले 10 साल में उन्होंने 4 अलग अलग जिले बदले हैं, 4 अलग अलग सीटें बदली हैं। और जिस तरीके से सद्दाम हुसैन, सुनिए भैया, जिस तरीके से सद्दाम हुसैन एक बंकर में छुप गए थे लेकिन दुश्मनों ने उनको बंकर से बाहर निकाल लिया था, इसी तरीके से लाडवा सीट से हरियाणा की जनता इनको हराने का काम करेगी। इनको उस बंकर से, जो इन्होंने अपने लिए सबसे सुरक्षित स्थान ढूंढा है, वो नारायणगढ़ नहीं गए। 3 महीने पहले सिर्फ उन्होंने जिस सीट से चुनाव लड़ा था, सिर्फ 3 महीने बाद उस सीट पे वो जनता जनार्दन का सामना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपना सुरक्षित स्थान ढूंढा है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मेवा सिंह भी या किसी और जिसको भी हमारी पार्टी वहां पर टिकट देके भेजेगी, वो उनको हराने का काम करेंगे। और आपकी पार्टी की बिल्कुल दावे के साथ, ठीक है, कौन देगा? सुनील कटारिया शुक्रिया, सुनील कटारिया शुक्रिया। अनिल आर्या, आपके फाइनल कमेंट्स। इसी बीच जानकारी ये भी है सूत्रों के हवाले से कि योगेश्वर दत्त भी नाराज हैं और बबीता फोगाट भी नाराज है उनकी अनदेखी से। अनिल आर्या, देखिए नवजोत, पार्टियों में आना जाना लगा रहेगा। जब भी चुनाव का दौर आता है वो उठापटक चलती रहती है। जिसको टिकट दी वो खुश, जिसको नहीं दी वो नाखुश। बात सिर्फ इतनी है कि अभी भाजपा इस डैमेज कंट्रोल में जुटी है। जैसे ही कांग्रेस की आ जाएगी टिकट तो वो भी अपने डैमेज कंट्रोल, लेकिन डैमेज कंट्रोल कितना होगा? अनिल आर्या, क्या दोबारा पूछेंगे रंजोत? मैंने कहा अभी भाजपा डैमेज कंट्रोल में लगी है और उसके बाद जैसे कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लगेगी। ये जो बगावत हम देख रहे हैं, इसका नुकसान कितना है? देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नुकसान और फायदे की बात तब हम कर पाएंगे जब एक बार टिकटें सामने आ जाए कि कौन कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ रहा है। भाजपा ने किसको टिकट दी, उसके मुकाबले कांग्रेस कौन उतार रही है। मैं जो आने जाने की बात थी, ये कहना चाहता हूं, अभी तो जसपा की निगाह लगी हुई है कि कौन बड़ा नेता छोड़ के आता है वो शामिल करना है, जैसे पिछली बार किया था। और मुझे लगता है कि कांग्रेस में भगदड़ और भी ज्यादा मचने वाली है, क्योंकि वहाँ शैलजा गुट का अलग रवैया है, हुड्डा गुट का अलग रवैया है, और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन होगा, चाहे वो 5 टिकट ले चाहे 8 टिकट ले, वो जो क्षेत्र है पर्टिकुलर, वहां की स्थिति क्या होगी ये भी देखने वाली होगी। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिन अभी भाजपा हरियाणा की राजनीति में आया राम गया राम भाग दौड़ के लगे रहेंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हरियाणा की राजनीति आया राम गया राम की राजनीति से मशहूर है और वही सूरत हाल अभी हम मौजूदा हालात में देख रहे हैं। अभी भाजपा की टिकट आई है, लिस्ट आई है तो वहां बगावत हो रही है, भागम भाग है। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद इसी तरह का जो सीन है वहां देखने को मिलेगा और दोनों पार्टियां इससे डैमेज कंट्रोल कैसे करती हैं और किस तरह से राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, इस पर फिर चर्चा हम करेंगे। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।